हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता है मुझसे तो नाराज़ होंगे क्योंकि इतने दिन गायब जो रही मैं, और उसका कारण मैं क्या ही बताऊँ। बहुत सी चीज़ें उलट-पुलट चल रही है मेरी ज़िंदगी में। सब कुछ भी सही नहीं चल रहा। इतने सारे त्योहार भी निकल गए पर मेरी लाइफ तो वैसे की वैसे ही रही। अभी भी मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, पर क्या करूँ अब। आप लोग बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे थे तो शुरू तो मुझे करना ही था। बहुत देर हो गई। आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी सभी को। लगभग 2 महीने होने को आए हैं तब जाकर मैं ये इसका नेक्स्ट पार्ट ला रही हूँ। आप में से कुछ तो भूल भी गए होंगे, पर मेरी गलती, आई एम सॉरी, बस मेरी ही गलती है। पर अब कोशिश ही कर सकती हूँ मैं कि डेली लाऊं। ठीक है, पक्का नहीं बता सकती क्योंकि बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है लाइफ मेरी। कब तक ट्रैक पर आएगी कुछ भी नहीं पता। तो अभी तो स्टार्ट करते हैं, और मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज आएगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और एक और बात, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई। अभी 27 से 28 तारीख को मेरे चैनल को पूरा 1 साल हो गया। मैंने सोचा था कि उस तारीख तक वीडियो लेके आऊँ, पर नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, दिवाली भी निकल गई, मैंने तो आप लोगों को विश भी नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, उसके लिए भी लेट वाली हैप्पी दिवाली सभी को। तो अब स्टार्ट करते हैं, ओके। मैं थोड़ा बता देती हूँ कि कहाँ पे रोका था स्टोरी को। हमने देखा था कि विवुशान को हेवन की तरफ से पनिशमेंट दी गई थी, और कुछ दिन बाद विवुशान जब होश में आया तो उसने लानवांग जी से मिलने की जिद की। फिर उसे पता चलता है कि उसके बाबा ने लानवांग जी को महल से दूर भेज दिया है, जिसे जानने के बाद विवुशान अपने इमोशन को नहीं रोक पाता। वो अपने काबू से बाहर हो जाता है, जिससे मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है। तेज बारिश होना, सभी मौसम को बदलते देख रहे हैं, जिसका ऐसा रुख होना लाजमी था क्योंकि प्रिंस विवुशान रो रहे हैं, दर्द में है। और वहीं दूसरी तरफ वो शख्स, मतलब लानवांग जी, विंडो के पास खड़ा बारिश की इन बूंदों को देख रहा है, और शायद समझ भी रहा है कि क्या कहना चाहती है ये बूंदें उससे। देखते देखते समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। आज पूरे 20 दिन बीत चुके हैं उस घटना को हुए। इन दिनों बहुत कुछ बदल चुका है। बदलाव बाहरी वातावरण में नहीं आया है, बल्कि अंदरूनी बदलाव है, जो आजकल शियान किंगडम के लोग महसूस कर पाते हैं। मौसम साफ है, पर वातावरण में एक अजीब सी खामोशी और मायूसी सा महसूस होता है। कुछ अधूरा सा फील होता है। इसकी वजह शियान किंगडम के लोग तो नहीं जानते, लेकिन पैलेस के अंदर के लोग सभी इससे अच्छे से वाकिफ हैं। विवुशान हमेशा की तरह महल से दूर पहाड़ों पे लोटस तालाब के किनारे बड़े से पत्थर के ऊपर खड़ा हुआ है, भाव शून्य। न चेहरे में कोई चमक है और न ही कोई उत्सुकता, बस खामोशी और उदासी है। तभी वहाँ कोई आता है जो उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, प्रिंस, बहुत दिन हो गए हैं, और कब तक आप यूँ अकेले यहाँ अपने आप को बंद रखेंगे। महल में किंग और क्वीन आपके लिए बहुत ही चिंतित हैं। आपको एक बार महल चलकर उनसे मिल लेना चाहिए। शांत खड़ा विवुशान धीरे से अपना हेड टर्न कर अपने पीछे खड़े चोंगमिंग को देखता है और अपनी लो वॉइस में कहता है, क्यों? वो जो चाह रहे थे सब कुछ वैसा ही तो हो रहा है। फिर और क्या बात है जो किंग और क्वीन मुझसे मिलना चाहते हैं? चोंगमिंग इस पर कुछ नहीं कह पाता, बस हैरानी भरे भाव से विवुशान को देखने के अलावा। प्रिंस को क्या इस बात का भी ख्याल नहीं कि किंग और क्वीन उनके माता पिता हैं, जिन्हें अपने बेटे की चिंता होना लाजमी है। चोंगमिंग कहता है, प्रिंस, बहुत दिन हो गए हैं आपको महल से यहाँ आए हुए। वो लोग आपको देखना चाहते हैं।
आपको महल चलना चाहिए। आप कब तक अपने आप को यहाँ बंद रखेंगे? क्या आप अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं? विभूषण इस पर पलटकर चोंगमिंग को देखता है अपनी खाली आंखों से। कुछ देर इसी तरह चोंगमिंग को देख विभूषण बिना कुछ कहे उसे क्रॉस कर वहां से आगे बढ़ जाता है। चोंगमिंग बस उसे जाते देख रहा है। उसे विभूषण की ये हालत अच्छी नहीं लग रही है, पर वो क्या कर सकता है? कुछ भी तो नहीं। उसके हाथ बंधे हुए हैं। वो बस विभूषण की सेवा के लिए हेवन से भेजा गया सेवक है और कुछ नहीं। अब यहाँ से देखते हैं कुछ समय बाद महल का सीन। वे जांगसे और कांगसे सरन फूड टेबल के पास बैठे हुए हैं। दोनों कहीं खोए से नजर आ रहे हैं। वो दोनों अपने होश में तब आते हैं जब उस हॉल का दरवाज़ा खुलता है और कोई वहाँ से अंदर आता है। वे जांगसे और कांगसे सरन की नज़र उस तरफ जाती है और अपने सामने अपने बेटे को खड़ा देख दोनों के ही चेहरे के भाव तुरंत बदल जाते हैं। वो जो अभी शांत बैठे हुए थे, उनके चेहरे पर एक चमक आ गई है। कांगसे सरन अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, विंग, तुम आ गए। विभूषण जो बिल्कुल शांत और चेहरा एक्सप्रेशनलेस है, वो वे जांगसे और कांगसे सरन के सामने आकर उन्हें झुककर रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है और फिर शांत खड़ा हो जाता है, कुछ भी नहीं कहता। वे जांगसे कहते हैं, विभूषण आओ, यहाँ आकर बैठो। हम भोजन शुरू करने ही वाले थे, तुम सही समय पर आए हो। विभूषण इस पर कुछ नहीं कहता, बस शांति से आके अपने माँ बाबा के पास बैठ जाता है। तीनों अभी शांतिपूर्वक अपना भोजन कर रहे हैं, पर यह शांति बस बाहर ही है, क्योंकि वे जांगसे और कांगसे सरन का मन अंदर से कितना ज़्यादा विचलित है, ये तो वो दोनों ही जानते हैं। भोजन के बाद विभूषण फिर से अपने माँ बाबा को ग्रीट कर वहाँ से उठ जाता है जाने के लिए, लेकिन कांगसे सरन उसे रोकते हुए कहते हैं, विंग, कहाँ जा रहे हो तुम? हमारे साथ कुछ समय बैठो। वैसे भी कितने दिनों बाद तुम महल आए हो। विभूषण पलटकर कांगसे सरन को देखता है और कहता है, माँ, मुझे ज़रूरी काम है, मैं अभी यहाँ नहीं रुक पाऊँगा, फिर कभी आपसे मिलूँगा, अभी मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहकर विभूषण पलट जाता है जाने को। तभी वे जांगसे कहते हैं, क्या तुम अभी भी उस बात को लेकर नाराज़ हो हमसे? विभूषण इस पर अपना हेड टर्न कर अपनी टेढ़ी आंखों से अपने बाबा को देखता है और एक ठंडी आवाज़ में कहता है, नाराज़? ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं किंग? मेरे हिस्से इस तरह के कोई भी हक नहीं आते हैं जहाँ मैं किसी से नाराज़ हो सकूं, अपनी इच्छा व्यक्त कर सकूं या फिर अपनी ज़िंदगी से जुड़े कोई फैसले ले सकूं। ये मेरा भाग्य है। मेरा जन्म एक मकसद के लिए हुआ है, जिसे पूरा करना मेरा काम है। मैं ये भूल गया था, जिसे आपने ही मुझे याद दिलाया है। फिर आप कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं? कृपया ऐसी कोई भी बातें अपने दिमाग में ना लाएं किंग। मैं चलता हूँ। इतना कहकर विभूषण अपनी बात को ख़त्म करता है और वहाँ से चला जाता है। वे जांगसे बस हेल्पलेसली वहाँ खड़े रह जाते हैं। कांगसे सरन उनके शोल्डर पर हाथ रखती है। वे जांगसे उन्हें देख कहते हैं, उसने मुझे बाबा नहीं किंग कहा। वो उस बात को अभी भी नहीं भूला है। कांगसे सरन कहते हैं, आप ज़्यादा मत सोचिए, समय के साथ वो सभी बातें उसके दिमाग से निकल जाएगी। वे जांगसे कहते हैं, मैं बस उसके अच्छे भविष्य के लिए वो करना चाह रहा था। कांगसे सरन कहती है, अब चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ज़्यादा समय तक आपसे नाराज़ नहीं रह सकता, भरोसा रखिए। वे जांगसे कुछ नहीं कहते, बस उसी तरफ देख रहे हैं जहाँ से अभी विभूषण गया है। अब जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन। विभूषण के होश में आने के बाद उसने लानवांग जी के पास जाने की जिद की। उसका शरीर अभी कमज़ोर था और उसका यूँ
गुस्सा करना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना तबाही मचा सकता था। वो अपने अपने साथ साथ दूसरों को भी हार्म कर सकता था। इसलिए विभूषण को वापस से अनकॉन्शियस करने के अलावा और कोई उपाय नहीं था इस तबाही को रोकने के लिए। दूसरी बार विभूषण को जब होश आया तो वो एक ऐसे सिचुएशन में था जहाँ वो अपने आप को कभी इमेजिन नहीं कर सकता था। वो रेड वेडिंग हनफो पहने एक बेड पर लेटा हुआ था और उसके आसपास सभी लोग थे, और उससे भी बड़ी बात, उसके पास वही ओमेगा राजकुमारी थी जो रेड रोब में है उसकी तरह, और प्रीस्ट जो एक रेड थ्रेड को उसके हाथ में बांधने वाले हैं। विभूषण को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वो यकीन नहीं कर पाया कि उसके बाबा ऐसा कोई रास्ता भी अपना सकते हैं उसे लानवांगजी से हमेशा के लिए दूर करने का। उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती उसका विवाह किसी ओमेगा से करा सकते हैं। वुशियान अपने बाबा की बहुत रिस्पेक्ट करता है। अगर हालात पहले की तरह सामान्य होते, अगर वुशियान के दिल में लानवांगजी ना होता तो शायद वुशियान को अभी की इस सिचुएशन में इतना गुस्सा नहीं आता जितना उसे इस समय आ रहा है। उसके जीते जी तो ये कभी नहीं हो सकता। उसके दिल और उसकी इस जिंदगी में यह हक किसी का है तो सिर्फ उसके प्यार लानवांगजी का। उसके अलावा कोई और उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए, ऐसा वुशियान कभी नहीं होने देगा। उस दिन वेचांगसे की ये कोशिश पूरी तरह विफल रही, जिसका गम उन्हें नहीं हुआ, पर जो कुछ बदला वो ये कि वो अपने बेटे के उनके ऊपर भरोसे को गवा बैठे। वेचांगसे को अपने लिए इस इम्पल्सिव डिसीजन का पछतावा भी हुआ, पर उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस दिन बस यही चीज़ नहीं बदली बल्कि कुछ और भी हुआ था जो वेचांगसे के दिल को एक और आघात दे गया। हेवन के सुप्रीम गॉड का शियान किंगडम के पैलेस में आना। जब उन्हें सारी बातों का पता चला तो एज एक्सपेक्टेड वो भी विवुशियान के इस फैसले के खिलाफ थे। उन्होंने वुशियान को वेचांगसे की बात मानकर राजकुमारी जोयान से विवाह कर लेने को कहा, जिसका नतीजा ये निकला कि वुशियान ने ये प्रतिज्ञा ले ली कि वो कभी विवाह नहीं करेगा, तब तक तो नहीं जब तक वो अपने कर्तव्यों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता। और सुप्रीम गॉड, जिन्होंने खुद कभी विवाह नहीं किया, वो इस पर विवुशियान को रोक भी नहीं पाए और बस गुस्सा कर ये कह के वहाँ से चले गए कि वुशियान तैयार रहे, हेवन कभी भी उसे अपने पास बुला सकता है। अब उसका ह्यूमन रेलम में रहना कोई काम का नहीं है। विवुशियान ने इस पर ज़्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप इस आदेश को मान लिया। लेकिन वेचांगसे और कांगसे सेरेन, उनका मन ये सुनकर विचलित हो उठा। उन्हें लगा कि अभी कुछ और साल उनका बेटा उनके साथ होगा, पर ये अचानक क्या हो गया। उस दिन जल्दबाजी में लिए अपने एक फैसले का गम वेचांगसे के दिल से निकला ही नहीं। उसके बाद से उनका बेटा उनके सामने भी नहीं आया और महल से दूर पहाड़ों पर ही रहने लगा। ये सब हुआ इन दिनों। अभी रात का समय है और विवुशियान पहाड़ों पर बगीचों के बीचों बीच खड़ा आसमान की तरफ देखे जा रहा है। उसके हाथ बैक में फोल्ड है और चेहरे पर एक अलग बेचैनी सी नज़र आ रही है। न जाने क्या सोच रहा है वो। अब यहाँ से देखते हैं दूर लान कबीले का सीन। एक कक्ष के अंदर लानचेरेन, लानशचेन और लानवांगजी मौजूद है, जो शांतिपूर्वक अपना भोजन कर रहे हैं। भोजन हो जाने के बाद लानवांगजी अपने स्थान से उठकर अपने अंकल और भाई को ग्रीट कर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लानचेरेन लानवांगजी को जाते देख रहे हैं, पर लानशचेन का ध्यान इस पर नहीं है। उन्हें तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि वो खुश हैं जो उनका वांगजी कबीला वापस आ गया है। पर लानचेरेन को कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। उन्हें
लानवांगजी में कुछ बदलाव महसूस होता है। लानशिचन की नज़र अब अपने अंकल पर जाती है, जो कहीं खोए से लग रहे हैं। लानशिचन अपनी जिज्ञासा को ना छिपाते हुए अपने अंकल से पूछ ही लेते हैं, अंकल क्या बात है, अब क्या सोच रहे हैं? लानशिचन को देख कहते हैं, शिचन, क्या तुम्हें वांगजी में कोई बदलाव नज़र नहीं आता? वो जब से वापस आया है पहले से भी ज़्यादा शांत हो गया है, ऐसा लगता है मुझे। और वो अचानक श्यानगंजम से यहाँ चला आया, क्या कुछ बात हुई होगी? ये भी उसने बताया ही नहीं। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। लाशिचन कहते हैं, नहीं अंकल, आप अब ज़्यादा सोच रहे हैं। वांगजी तो पहले से ही शांत स्वभाव का है। मुझे नहीं लगता कि शियान किंगडम में कुछ हुआ होगा। शायद किंग को लगा होगा कि अब उनके बेटे को अंगरक्षक की ज़रूरत नहीं, इसलिए उन्होंने वांगजी को वापस भेज दिया होगा। हमारे लिए तो ये खुशी की ही बात है कि हमारा वांगजी वापस हमारे पास आ गया। वैसे भी अब हमारे हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं, हमारे कबीले के नए राज्य के अंतर्गत आने की वजह से। अब वांगजी को प्रिंस के अंगरक्षक बनने की ज़रूरत भी नहीं है। लांचरन को भी लगता है कि शायद वो ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए वो बस अपने सर को नोट कर इस बात को यही ख़त्म कर देते हैं। यहाँ लानवांगजी को देखते हैं, जो अभी अपने कक्ष में है और बेड पर स्ट्रेट अपने हाथों को अपने चेस्ट में फोल्ड कर शांत लेटा हुआ है। आंखें खुली हुई है, जो कमरे की थोड़ी रोशनी में नजर आ रही हैं। पता लग रहा है कि उसकी आंखों में नींद नहीं है। जो अपने कबीले के सभी नियमों को पूरी तरह फॉलो करने वाले लानवांगजी के लिए सोचना बहुत ही आश्चर्य की बात है। 9 बजे तक सो जाने वाले लानवांगजी की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं है। ऐसा क्या बदल चुका है? लानवांगजी जो सीलिंग की तरफ देख रहा है, अचानक उसका ध्यान एक और जाता है। वो तुरंत अपने बेड पर से उठकर बैठ जाता है। वो खिड़की की तरफ देख रहा है। उसने वहाँ कुछ देखा, एक तेज रोशनी। वो क्या था? ये जानने के लिए लानवांगजी बेड से उतरता है और आकर विंडो के पास खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस खाली बगीचा। लानवांगजी कुछ देर वहाँ खड़े रहने के बाद पलटने लगता है वापस जाने के लिए, लेकिन वो पूरी तरह पलट भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी नज़र एक तरफ जा चुकी थी, दूर एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े किसी शख्स पर, जिसकी बैक लानवांगजी की तरफ है और वो अपने हैंड्स को बैक में फोल्ड किए खड़ा सामने तालाब के शांत पानी को निहार रहा है। उस शख्स को देखते ही लानवांगजी का मन अचानक से बेचैन हो जाता है। क्या ये सही है जो वो सोच रहा है? क्या वो वही है? लानवांगजी के कदम ना चाहते हुए भी अब और देर नहीं रुक पाते। वो जल्दी से वहाँ से पलटता है और अपने अपर रोब को पहन जिंक्सी से बाहर निकल जाता है। लानवांगजी तेज कदमों से एक और बढ़ रहा है, लेकिन उसके कदमों की चाल धीमी पड़ जाती है जब उसकी तरफ बैक किए खड़ा पर्सन उसकी नज़रों के दायरे में आ जाता है। लानवांगजी धीमे कदमों से उस पर्सन की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे वो उस पर्सन के नज़दीक जाते जा रहा है, उसके दिल की धड़कनें तेज होते जा रही है। अब बस कुछ फासला है। लानवांगजी उस पर्सन से कुछ कदमों की दूरी पर आकर खड़ा हो गया है। कुछ देर चुप रहने के बाद वो कहता है, प्रिंस। सामने खड़ा इंसान, जो कोई और नहीं विवुशान है, वो अब अपनी आंखों को बंद कर एक गहरी सांस छोड़ता है, जैसे वो बहुत देर से अपनी सांसों को थामे खड़ा हुआ था। वो बिना पीछे पलटे कहता है, लानवांगजी, आप आ गए। मुझे लगा था आप फिर से मुझसे दूर भागने का कोई रास्ता खोज निकालेंगे, पहले की तरह। लानवांगजी इस पर अपना सर नीचे कर लेता है, पर कुछ कहता नहीं। वो आगे आकर
ऊशियान के साइड में थोड़ी दूरी पर खड़ा हो जाता है। ऊशियान धीरे से अपना हेड टर्न कर लान वांगची को देखता है। दोनों की नज़रें आपस में मिलती हैं। कुछ समय के लिए दोनों जैसे एक दूसरे की आंखों में ही खो जाते हैं, पर थोड़ी देर में ही लान वांगची अपनी नज़रें ऊशियान से हटाकर सामने की तरफ कर लेता है। ऊशियान अभी भी लान वांगची को देख रहा है। उसका मन नहीं कर रहा वो अपनी नज़रें इस चेहरे से ज़रा सी भी देर के लिए दूर करे। आखिर इतने दिनों बाद वो इस शख्स को देख रहा है। ऊशियान लान वांगची को देखते हुए कहता है, क्यों? अब वहाँ से क्यों आ गए? मैंने आपसे कहा था ना कि किसी के भी कहने पर, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर क्यों? लान वांगची इस पर अपनी नज़र नीचे कर लेता है। वो इसका जवाब देने की बजाय कहता है, प्रिंस आप ठीक है ना? आपके जख्म? ऊशियान इस पर अपनी नज़रें सामने कर एक चिढ़ाने वाले स्माइल के साथ कहता है, लान वांगची, मैंने आपसे इस सवाल की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी, बल्कि उम्मीद तो मुझे ये थी कि आप मुझे यहाँ देखकर यही कहेंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन आपने तो मुझे हैरान कर दिया। आपको तो मेरी फिक्र है, मेरे ज़ख्मों की परवाह है। क्यों? क्या मैं जान सकता हूँ? ये कहता ऊशियान लान वांगची की तरफ पलट लगातार उसे ही देखे जा रहा है। और लान वांगची वो बस सामने की तरफ देख रहा है, जैसे वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता या वो इस सवाल से बच रहा है। ऊशियान फिर कहता है, लान वांगची, मैंने आपसे कुछ पूछा, क्या आपको मेरी परवाह है? क्या कुछ बदल रहा है लान वांगची? लान वांगची धीरे से अपनी नज़रें ऊपर कर ऊशियान को देखता है, लेकिन तुरंत अपनी नज़रों को उससे दूर कर लेता है। ऊशियान छोटे स्माइल के साथ अपना सर शेक कर वापस से सामने की तरफ पलट शांत पानी को देखने लगता है। दोनों शांत खड़े हुए हैं। न आज कोई सवाल होगा, न कोई जवाब। बस दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस और एक दूसरे की खामोशी को महसूस कर रहे हैं। ये रात ऐसे ही बीत जाती है, खामोश, बिना किन्हीं बातों के। अभी इस पार्ट को मैं यहीं रोकती हूँ। बहुत दिनों बाद मैंने एक्सप्लेन किया है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम गई है। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे, ठीक है? और अगर कुछ सही ना लगे तो मुझे बताइएगा, ठीक है? तो कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।